अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बैगन की फसल में छोटी पत्ती रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। फसलों में दवाओं का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य पहलू। बैगन की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसी कारण किसान सालों भर इसकी खेती करते हैं, लेकिन इस फसल पर आजकल छोटी पत्ती रोग का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है, जिससे पौधों में फूल और फल नहीं बनते हैं। ये फसल में बड़ी तेजी से फैलता है और इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार राजपूत। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है, और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है, और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। संक्रमित पौधे में प्रमुख लक्षण पौधे का बौनापन, छोटा इंटरनोड, पत्ती के आकार में कमी तथा फाइलोडी जैसे लक्षण होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में पौधे पर कोई फल फूल नहीं बनता है और उपज में गंभीर नुकसान होता है। देर से संक्रमण की स्थिति में रोगी पौधों में फल विकृत हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण बैगन की उपज में 40% तक की कमी आ जाती है। बैगन का यह रोग आमतौर पर फसल बोने के 1 महीने के बाद प्रकट होता है और बाद में महामारी बन जाता है। रोग के गंभीर होने की अवस्था में उपज में नुकसान 100% तक हो जाता है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपके प्रक्षेत्र के आसपास जितने भी खरपतवार जिसको हम खर बोलते हैं वो आप पहले उसको हटा दें। हटाने के साथ साथ अगर आपके आसपास किसी भी तरीके से धतूरा या इस तरीके के जंगली बैगन की कोई प्रजाति लगी हुई है उनको
भी आप हटा दें। दूसरा, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। और बीज उपचार करने के लिए किसान भाई सामान्य दवा अगर हम देखें तो कार्बेंडाजिम करके मार्केट में उपलब्ध है। इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। जब रोपाई के लिए पौधा बढ़ जाता है, उसको जब रोपाई के लिए मुख्य प्रक्षेत्र भूमि में ले जाते हैं, उस समय जड़ों का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मार्केट में दवा आती है टेट्रासाइक्लिन। 1 ग्राम जो मात्रा है दवा की, उसको 10 लीटर पानी में घोलकर जड़ों को उपचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रोगरोधी किस्मों की बोनी करें, सही फसल चक्र अपनाएं। रोपाई के 15 दिन बाद फसल में सावधानी के लिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम तेल का छिड़काव करें। अगर खेत में रोगी पौधा दिखाई दे तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें या खेत से बाहर जाकर मिट्टी में दबा दें। और खड़ी फसल में रोग की रोकथाम के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए खेत में जगह जगह पर नीले और पीले रंग के चिपचिपे टैप लगाएं। जब हम रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है। और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है, इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमेथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमेथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। तो ये तो जो हो गया आपका रासायनिक प्रबंधन। इसके अलावा अगर आप टेट्रासाइक्लिन जिसको अभी हमने आपको दवा बताया था, उसका पुनः अगर आप इस घोल का इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम प्रति 10 लीटर की दर से, तो भी यह जो है इस बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत सहायता देती है। इन रासायनिक दवाओं को भी उपयोग करते समय किसान भाइयों को सावधानी क्या रखना है कि कभी भी दवा की जो मात्रा है वो अधिक डोज में ना दें। और जब स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि शाम के समय इस तरह स्प्रे करें दवा का, ताकि जो दवा की गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहे। और साथ ही साथ जब स्प्रे करते तो आप ये ध्यान रखिए कि हवा का जो दिशा है वो ज़्यादा तेज हवा ना चल रही हो, और उसकी दिशा जो है हवा की इतनी तेज ना हो कि आपकी दवा जो है हवा के द्वारा बाहर प्रक्षेत्र से बाहर निकल जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, फसली चाहे कोई भी हो, उन्हें कीट और रोगों से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिनका सही इस्तेमाल नहीं करने पर किसान सीधे दवाओं के संपर्क में आ जाते हैं। ये रासायनिक दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक होती है। तो चलिए इनके सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि अभियंता योगेंद्र सोरेन से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है, जैसे
हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं, और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर, जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं, हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चालित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है, जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं, और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अप्रैल मई माह में अदरक की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस समय वातावरण में अधिक नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जो कि फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौधा रोग वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र लाल। किसान भाई जोहार। आप अगर अदरक की खेती अभी कर रहे होंगे तो आपके फसल 1.5 से 2 महीने के आसपास के हो रहे होंगे। तो खरीफ फसल में किसान भाई देखिएगा कि इसका जो राइजोम है, प्रकंद हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें गलने की समस्या होती है या वो सड़ जाता है। हम लोग इसको प्रकंद सड़न रोग कहते हैं। ये अमूमन जो है सो आपको फफूंद से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। पहले तो जब हम लोग कहते हैं कि अगर प्रकंद लगाने वाली अवस्था में है तब तो आप उसको पहले उपचार करके लगाइए। तो उसका है कि ब्लू कॉपर 50 का 3 ग्राम प्रति लीटर से घोल बना करके अगर आप आधे घंटे तक उसको उसमें डुबो करके फिर निकाल के रखते हैं तो ये समस्या कम आती है। और दूसरा एक है कि ये इसमें जो बीमारी आती है ये पीथियम के से भी आती है। पीथियम भी एक फफूंद है। पहचानेंगे कैसे? तो देखेंगे कि जो संक्रमित पौधे हैं गलन रोग से, उसमें आप देखेंगे कि वो पीला पड़ने लगेगा पत्तियां उनकी, और पीला पर कि वो मुरझा जाएंगी और धीरे धीरे पूरे पौधे आपके मुरझा करके आपको गिर जाएंगे। ह्यूमिडिटी अधिक हो और तापमान भी अधिक हो और बारिश हो रहा हो तो देखिएगा खेत का पानी जो है सो आपके नाली में रह जाता है, तो ये समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है। तो आपको किसान भाई चाहिए कि खेत में पानी के निकास की सही व्यवस्था हो। पहला बात तो ये कर लेंगे। खरीफ फसल में जल निकासी की व्यवस्था के बाद आप एक है रीडोमिल एमजेड करके दवा है, 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव जो करेंगे तो उस छिड़काव में देखेंगे जड़ के पास की मिट्टी भी भीग जाए, इस तरह से नोजल रखेंगे। नियंत्रण उपायों में बीज कंद का रोग से मुक्त क्षेत्रों से चयन करना चाहिए। अदरक की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले खेतों में करना चाहिए। जिन खेतों में बीमारी लगातार आ रही है वहां 5 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। बुवाई के समय अदरक के प्रकंदों को ट्राइकोडर्मा हेजियानम से 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल उपचारित करें। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। रोग ग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हेजियानम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल अथवा कार्बेंडाजिम 0.2% अथवा रेडोमिल 0.25% की घोल से तर कर दें। इसके अलावा जैसे पहला छिड़काव आपने रीडोमिल एमजेड से किया तो दूसरा छिड़काव ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 से करेंगे और उसमें भी जड़ के पास जो मिट्टी है वो भीग जाए, ये ध्यान रखेंगे तो आपके फसल जो है इससे बच जाएंगे। 2 छिड़काव करने का इसमें आवश्यकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में फसलों और सब्जियों में दीमक कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। अतः किसान भाई फसलों की निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 इसी दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के साथ छिड़काव करें। सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें और खेतों को तैयार करें। किसान इस समय अगेती मटर की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें। मटर की उन्नत किस्मों में पूसा प्रगति, पंत मटर 3 और अर्किल का चयन करें और खेतों को तैयार करें। पत्ता गोभी की किस्में जैसे प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, अर्ली ड्रम हेड आदि 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बीज की बुआई करें। पशुओं को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। इस मौसम में किसान धान के प्लास्ट यानी बदरा रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी सी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है। इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। अतः किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौधों के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करते रहें। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लालगंज, जिला बक्सर के ब्रिजेश कुमार ने। आपने पशुओं में मुंहपका, खुरपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नाम से ही फूट एंड माउथ डिजीज है, नाम से ही क्लियर है ये पशुओं के मुंह एवं उनके पैर से संबंधित रोग है। ये सिर्फ उन्हीं पशुओं को होता है जिनके खुर फटे हुए होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि इन सभी पशुओं में होता है। इसके फैलने का मुख्य ये वायरल जनित रोग है और वायरल जो फैमिली एफ्थोविरिडी से आते हैं और जो है कि पिकोरना विरिडी का ये है। इसमें इस रोग में देखा जाता है प्रायः यह काफ़ी संक्रामक रोग है और पशुओं के लार या उनके संपर्क में आए किसी भी वस्तु से ये दूसरे पशु में फैल सकता है। इवन दूध से या सीमेन से भी ये दूसरे पशु में फैल सकता है। ये छुआछूत की बीमारी एक तरह से आप कह सकते हैं। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है।
साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको बताया गया कि वायरल बीमारी है, तो इसमें मुख्यतः रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की कम हो जाती है। पशुओं के मुंह में वेसिकल्स, गोला गोला फोका कह सकते हैं, वो होता है, मुंह के चारों तरफ होता है, उनके नाक पे होता है, जीभ पे होता है, पैरों में होता है, उसके अलावा उनके थन के आसपास भी होता है। इसमें अगर बीमारी काफ़ी संक्रामक है तो इसमें 100% पशु प्रभावित हो सकते हैं। इसमें मोर्टलिटी दर, मृत्यु दर काफ़ी कम है। केवल यंग पशु मरते हैं, बड़े उम्र के पशु नहीं मरते हैं। लेकिन ये पशुओं के उत्पादकता को काफ़ी प्रभावित करता है, चूँकि ये मुंह में होता है, पैर में होता है, थन में होता है। चूँकि मुंह में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पशु खाना कम कर देते हैं, और खाना जैसे ही 3-4 दिन कम करेंगे पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु का उत्पादन में काफ़ी ह्रास होता है, जिससे एक तरह से कहिए कि ये पशुओं में होने वाला आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रोग है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। इसका 7 दिन या 4 दिन 5 दिन में पशु को जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयों के साथ साथ ठोस कॉन्सनट्रेट आहार दे के ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग ये सोडा को मुंह में लगाते हैं, थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट जिसको उसके पानी से उसके खुर को धोते हैं, मुंह को धोते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। चूँकि ये घाव होता है तो धीरे धीरे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, तो हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग इसको बचाव, जैसे किसी एक पशु में देखते हैं कि ये बीमारी आती है, हम उस पशु को अलग बांधते हैं तथा रेस्ट ऑफ द पशु से उसको अलग करके क्वारंटाइन करते हैं, जिससे कि ये एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैले। ये अलग अलग पशुओं में बहुत ज़्यादा दिन तक कैरियर के रूप में रहते हैं। जैसा कि गाय और भैंसों में ये 2.5 से 3 साल तक इनका विषाणु वायरस पशुओं में रहता है, जो कि कभी कभी कैरियर के रूप में काम करते हैं और वहाँ ये फिर से बीमारी को दूसरे पशु में फैलाने का काम करते हैं। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। 3 महीने से बड़े किसी भी पशु को लगाया जा सकता है और प्रत्येक साल इसको रिपीट किया जाता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।